हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन हिस्ट्री क्लास। आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लेसन नंबर 5 जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। देखिए, जनता बगावत क्यों करती है पहले इसको समझेंगे और फिर उसी संदर्भ में हम 1857 यानी 1857 तक पहुँचेंगे और 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको समझेंगे। देखिए, थोड़ा सा पहले 1857 को ही लेते हैं कि 1857 में एक भयंकर विद्रोह हुआ था पूरे उत्तर भारत में और उसमें ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि अंग्रेज़ों की जो सत्ता थी वो पूरी तरह से हिल गई थी, उसकी जड़ें जो हैं पूरी तरह से हिल गई थी। और जो मुग़ल थे, मुग़ल जो बादशाह थे अंतिम बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, तो उनकी तरफ लोग आशा भरी नज़रों से देखने लगे थे, जबकि मुग़लों से लोग पहले से ही भारत के लोग परेशान थे। उनकी जो ऊताताईपन था उनसे काफ़ी परेशान रह चुकी थी, त्रस्त रह चुकी थी जनता, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उनकी तरफ आशा भरी नज़रों से क्यों देख रही थी? ऐसी क्या घटना घटी जो सारे क्रांतिकारी इकट्ठे होकर के और बहादुर शाह जफ़र के पास लाल किले में पहुंच गए और उनसे विनती करने लगे, अनुनय विनय करने लगे कि आप हमारे राजा बने, आप हमारे इस क्रांति की कमान अपने हाथ में लें। ऐसा क्या हुआ? जबकि आप जानते हैं कि जितने भी पहले मुग़ल या जो विदेशी आक्रांता रहे हैं, चाहे बाबर हो, चाहे औरंगज़ेब हो, चाहे नादिर शाह हो, चाहे शेर शाह सूरी हो या अहमद शाह अब्दाली हो, कोई भी हो, इन सब ने कहीं ना कहीं गलत तरीके से हम सबको भारतीयों को परेशान किया, हमारा शोषण किया, लेकिन फिर भी हम इनको आशा भरी नज़रों से देखने लगे थे। तो पहले ये समझते हैं कि ये विद्रोह की शुरुआत जो हुई उससे पहले जो दीर्घकालिक कारण बने वो क्या बने। मैंने लिखा है विद्रोह के दीर्घकालिक कारण। तो दीर्घकालिक कारणों को समझेंगे। दीर्घकालिक कारणों में है कि किसान भी परेशान थे, जमींदार भी परेशान थे और सिपाही भी परेशान थे, राजा नवाब और ये सब परेशान थे। अब किसान और सिपाहियों को समझते हैं कि जो भी सिपाही थे वो एक तरीके से किसान ही थे, क्योंकि पहले क्या होता था, घर में से एक व्यक्ति को, एक बच्चे को सेना में शामिल कर दिया जाता था। वो कहीं ना कहीं अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि में किसान ही तो थे। तो किसान, जमींदार और ये सभी लोग, जमींदारों के साथ क्या हो रहा था, नई नई नीतियाँ थोप रहे थे। कभी रैयतवाड़ी ले आते थे, कभी महलवाड़ी ले आते थे और कभी जमींदारी वाली प्रथा ले आते थे। ठीक है, तो इस तरह के, यानी जिसको हम बोलते थे स्थायी बंदोबस्ती। तो इसमें क्या होता था कि जो जमींदार थे, अगर वो टैक्स जमा करने में अगर उनको एक दिन की भी देरी हो जाती थी तो उनकी जमींदारी छीन लेते थे। तो ये सब दिक्कतें रहती थी। राजाओं के बुरे हाल थे, नवाबों के बुरे हाल थे। जो नवाब मुग़ल बादशाहों की संरक्षण में अपना खुल करके शासन कर रहे थे, अपनी मनमर्जी से जी रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के आने से उन पर प्रतिबंध लग गया। आदिवासी भी परेशान हो गए, किसान भी परेशान हो गए, राजा भी परेशान हो गए, नवाब भी परेशान हो गए। ये लोग कैसे परेशान हुए कि इन पर ये तरह तरह की संधियाँ थोप दी गई और संधियाँ थोपने के बाद इन पर क्या किया कि इनके राज्य को हड़प लिया, इनके भूभाग को हड़प लिया अंग्रेज़ों ने। कैसे? सहायक संधि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था कि अंग्रेज लोग पहले तो अपनी बातों से उसको एक आश्वासन देते थे कि हम आपसे एक अलायंस कर रहे हैं। उस अलायंस में क्या होगा कि आपको अपनी सेना रखने की आवश्यकता नहीं है। सेना किसकी रहेगी? सेना रहेगी हमारी, यानी अंग्रेज़ों की सेना रहेगी। आपको अपनी कोई सेना रखने की आवश्यकता नहीं है। बदले में आपको हमें बस क्या देना है, कुछ अमाउंट देना है। उस अमाउंट से हमारी सेना का खर्चा चलेगा, हम आपकी रक्षा करेंगे। कितनी भी फोर्स की ज़रूरत हो, यूरोप से और फोर्स मंगाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें
इस सहायक संधि में यानी सब्सिडरी अलायंस में अंग्रेजों ने शर्त रखते थे, तो कुछ भोले भाले राजा होते थे वो इसमें शामिल हो जाते थे, इसके शिकार हो जाते थे मैं तो कहूँगा। उसके बाद विलय नीति, विलय नीति आप जानते हैं लॉर्ड डलहौजी की, इसका नाम तो वैसे इतिहासकारों ने विलय नीति लिखा है, लेकिन इसको बोला हड़प नीति जाता है। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति बोला जाता है। इसने क्या करता था कि ये संधि करता था एक, क्या कि अगर किसी राजा या रानी के या किसी नवाब के अपना पुत्र नहीं होता था तो उसका राज्य जो है वो ब्रिटिशर्स हड़प लेते थे। ये उस सहायक संधि में था, यानी उसका कोई भाई नहीं बन सकता, उसका कोई वंशज नहीं बन सकता, कोई दत्तक पुत्र भी नहीं बन सकता। तो इस विलय नीति के कई राज्य शिकार हुए, जिसमें झांसी का भी राज्य था, सतारा का भी था, नागपुर का भी था, इस तरह से कई राज्य थे। इस सहायक संधि का जो शिकार हुआ वो हुआ था अवध का। सबसे अंत में सबसे अंतिम राज्य जो शिकार हुआ वो अवध का हुआ। अवध में क्या किया कि इन्होंने एक सहायक संधि पहले रख दी सन 1851 में, और उसके बाद 56 में क्या आरोप लगा दिया कि अवध के बादशाह ठीक से शासन नहीं कर पा रहे हैं, कुशासन का आरोप लगा दिया, और कुशासन का आरोप लगा करके उनका राज्य हड़प लिया था। बाद में फिर उनकी पत्नी बेगम हजरत महल शासिका बनी, और उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कादिर को, या बिरजिस कद्र भी कहते हैं, उनको शासक बना दिया। उनकी उम्र उस समय मात्र 7 साल थी, 7 ईयर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये दीर्घकालिक कारण इकट्ठे होते जा रहे हैं, इनको आप समझते रहिए। उसके बाद धार्मिक कारण थे। धार्मिक कारणों में क्या था कि अंग्रेजों ने भारतीयों के धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। जैसे क्या करते थे कि सती प्रथा का अंत कर दिया, विधवा विवाह के लिए कानून बना दिया, ईसाइयों के लिए एक ऐसा कानून बना दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर ईसाई धर्म स्वीकार करता है तो वो उसको, उसके माँ बाप अपने घर से निकाल नहीं सकते, उनको संपत्ति भी देनी पड़ेगी। यानी एक तो ईसाई धर्म अपना लिया, अब घर वाले नाराज हो गए, उसको बाहर निकालने घर से तो नहीं निकाल सकते, वो संपत्ति ले लेगा। ये ईसाई धर्म को प्रबलन देने के लिए, उसको बल देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईसाई धर्म अपनाएं, इसलिए क्या कर दिया, ये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो ये सारे कारण हैं, और भी कारण होंगे इसके अलावा, लेकिन मुख्य मुख्य कारण मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। एक जैसे आदिवासियों का था, तो आदिवासी क्यों परेशान हुए? पहले तो आदिवासी जंगल में स्वतंत्र रहते थे, फिर बाद में क्या कर दिया कि उनके वन कानून ले आए, वन अधिनियम ले आए, वहाँ पे परेशान करने लगे उनको, वन आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया, ठीक है, उनको रिजर्व घोषित कर दिया। तो इस तरह से फिर उनको, आदिवासियों को भी दिक्कत होने लगी। भाई जंगल के वो तो शहंशाह हुआ करते थे, स्वतंत्र रहते थे, जंगल उनका था, लेकिन फिर वो लकड़ी के लिए भी मोहताज हो गए। बिना ब्रिटिशर्स की परमिशन के लकड़ी भी नहीं बीन सकते थे, नहीं उठा सकते थे, कोई शिकार नहीं कर सकते थे, कोई फसल नहीं उगा सकते थे। झूम खेती वो किया करते थे, तो झूम खेती करना भी बंद कर दिया। चलिए अब आते हैं तात्कालिक कारणों पे। तात्कालिक कारण का मतलब होता है जो उस समय मौजूदा कारण थे। ये तो लंबे समय से चली आ रही थी ये बातें, इसमें बहुत समय, लंबा समय लग गया, 100-150 साल लग गए होंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने पहला युद्ध कब लड़ा था? 1757 में प्लासी में, उसके बाद 1764 में बक्सर में युद्ध लड़ा था। तब से उनके हौसले बढ़ते चले गए और वो ये सारे काम करने लगे। ये जितनी भी सहायक संधि हो चाहे विलय संधि हो, ये राज्य हड़पने का जितने भी उनका विस्तारवादी जो उनकी नीति थी, वो सारी उनको शक्ति कहाँ से मिली? इन युद्धों के माध्यम से ही मिली थी। तात्कालिक कारण का मतलब होता है हालिया कारण, जो उस समय मौजूदा कारण थे, यानी 2-4 महीने के अंतराल के ही जो कारण थे। उसमें एक क्या था, सबसे पहले मैं लूँगा मंगल पांडे को। मंगल पांडे जी की आपको जानकारी होगी कि मंगल पांडे क्या थे? एक सिपाही थे, ठीक है, और वो कहाँ थे? बंगाल में एक बहरामपुर जगह है, और उस बहरामपुर जगह में एक बैरकपुर छावनी है। छावनी वो होती है जहाँ पर सैनिक रहा करते हैं, सैनिकों का जहाँ पे अड्डा होता है उसको क्या बोलते हैं? छावनी, कैंटोनमेंट बोलते हैं या रेजिमेंट बोलते हैं। तो वहाँ पर मंगल पांडे एक सैनिक थे। वहाँ पर किसी तरीके की एक अफवाह फैली। अफवाह क्या थी कि जो एक नई राइफल आई थी, एनफील्ड राइफल, उस राइफल में कारतूस पड़ा करता था। कारतूस को मुंह से खोला जाता था, उसका कैप जो है वो मुंह से खोल करके
तब उस राइफल में डाला जाता था। ये उस नई राइफल की खासियत थी। तो किसी ने अफवाह फैला दी कि आप लोग इसको मुंह से खोलते हो और इसमें क्या है, इसमें चर्बी लगी हुई है। चर्बी किसकी लगी है? सूअर की और गाय की। अब देखिए यहाँ पे कितनी अफवाह, मैंने इसको नाम क्यों दिया, चर्बी तो लगी थी, ये तो बात डेफिनेट है। अब किसकी लगी थी, ये देखने वाली बात है कि गाय की और सूअर की। गाय के नाम पे क्या हुआ, हिंदू बुरा मान गए। भाई हिंदू गाय को श्रद्धापूर्वक देखते हैं, बहुत ज़्यादा उसको मानते हैं, माँ मानते हैं, तो गाय के नाम पर हिंदू परेशान हो गए। और सूअर से नफरत करते हैं मोमडन्स, कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होती है, तो सूअर से मुस्लिम परेशान हो गए और गाय से हिंदू परेशान हो गए। ये अफवाह फैला दी। हालांकि बाद में ये अफवाह नहीं निकली, ये बात सत्य निकली, लेकिन इसने बहुत बड़ा काम किया। और इसमें क्या हुआ कि मंगल पांडे जी ने गुस्से में आकर के क्या किया, एक अंग्रेज अफसर लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और एक के और गोली मार दी, जो घायल हो गया, मरा नहीं। ठीक है, उसके बाद ये घटना कब की है, ये घटना है 29 मार्च की, 29 मार्च 1857 की घटना है ये। इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद में अंग्रेज लोग क्या कहते हैं कि मंगल पांडे को गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करने के लिए सैनिक कोई आगे नहीं बढ़ता है, सारे सैनिक मना कर देते हैं कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। तब फिर एक मुस्लिम सिपाही आगे बढ़ता है, शायद शेख पलटू उसका नाम था, वो उसको गिरफ्तार करता है। तो मंगल पांडे जी उसको धक्का दे करके स्वयं अपना सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को शहीद करने की कोशिश करते हैं, राइफल से अपने आप पे गोली चला लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्य ही कहूँगा मैं इसको, दुर्भाग्यवश वो शहीद नहीं हो पाते हैं और क्या होते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। और गिरफ्तार होने के बाद 8 अप्रैल 1857 8 अप्रैल यानी 29 मार्च की ये घटना है। कितना समय लगा, कितनी तेजी से काम किया है कि कुछ ही दिनों में, करीब 9 या 10 दिनों में ही क्या कर दिया, इनको फांसी दे दी, मंगल पांडे जी को फांसी दे दी। ठीक है, अब फांसी देने के बाद अब क्रांति की शुरुआत होती है, विद्रोह की शुरुआत होती है। इन्होंने तो केवल एक चिंगारी दे दी, बाद में असली काम तो शुरू कहाँ से होता है, मेरठ से। मेरठ में क्या होता है, ये देखने वाली बात है कि मेरठ में इनके जस्ट एक महीने बाद क्या करते हैं, यानी मई में क्या होता है, इसको मई क्रांति भी बोलते हैं क्योंकि मई की घटना है। मई में सिपाही विद्रोह कर देते हैं, कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर देते हैं। यानी अभी तक तो बात चल रही थी बंगाल की, ठीक है, अब बंगाल से ये क्रांति कहाँ पहुँच रही है, बंगाल से कहाँ पहुँच गए हम, मेरठ में। मेरठ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है कि मेरठ में भी एक कैंटोनमेंट था, छावनी थी, वहाँ के सिपाही विद्रोह कर देते हैं। और विद्रोह करने के बाद में वो क्या कहते हैं कि हम इन कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल साफ मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। तो अंग्रेज अफसर क्या करते हैं, उन जो 99 सिपाही जो होते हैं ना, उन 99 सिपाहियों पर उन पे आरोप लगा देते हैं, उनको सेना से बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं। जिनमें से 85 सिपाहियों को, जिनमें से 85 मैंने लिखा है यहाँ पे, 85 सिपाहियों को जेल में डाल दिया जाता है। देखिए कितनी बड़ी कार्रवाई हुई थी कि 85 सिपाहियों को जेल में डाल दिया जाता है। और जेल में डालने के बाद फिर जो विद्रोह पनपता है, अब इनके साथी भी बाहर रह गए होंगे कुछ, तो वो साथी क्या करते हैं, 10 मई को जेल पर हमला कर देते हैं। क्या करते हैं, जेल पर हमला करते हैं और हमला करने के बाद अपने साथियों को मुक्त करा लेते हैं, अपने साथियों को छुड़ा लेते हैं, मुक्त करा लेते हैं। और मुक्त कराने के बाद में ये सब प्लानिंग करते हैं, बहुत तगड़ी, सारे काम प्लानिंग से ही हो रहे थे। वो बात एक अलग है कि प्लानिंग में थोड़ी जल्दबाजी हो गई, वो अलग विषय है। तो ये 10 मई को हमला करके छुड़ा लेते हैं और उसके बाद 12 मई को क्या होता है, 12 मई को ये लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, ये लोग दिल्ली पहुँच जाते हैं। यानी बंगाल से मामला आ गया मेरठ, और मेरठ से फिर कहाँ पहुँचते हैं, दिल्ली। और दिल्ली कहाँ है, दिल्ली में कहाँ पहुँचते हैं,
बहादुर शाह जफर द्वितीय के पास, जो लाल किले में ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। 80 साल की उम्र थी उनकी, मज़े से जी रहे थे, उन्हें कोई फिक्र नहीं थी, आराम से पेंशन ले रहे थे वो। सारे विद्रोही यहाँ पहुँच जाते हैं। लगभग 1 दिन लगा होगा मेरठ से दिल्ली आने में। उसके बाद वो लाल किले के बाहर जमा हो गए। बादशाह से अनुनय विनय करने लगे कि आप गेट खोलिए और हमें अंदर लीजिए और हमें आपसे कुछ बात करनी है। बादशाह ने मना कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने जब नहीं माने तो ज़बरदस्ती लाल किले की दीवारों को फांद के अंदर चले गए और बहादुर शाह जफर से अपील करने लगे कि आप ही हमारे राजा हो, आप ही हमारे सेनानायक हो, आप ही हमारे बादशाह हो, हम सब आपके अधीन रहकर इस क्रांति की या इस विद्रोह की आधिकारिक घोषणा करते हैं। क्योंकि पता था बादशाह के शामिल होने से बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि बादशाह भले ही किसी काम के नहीं थे, केवल नाम के ही थे, लेकिन उनका नाम का असर भी बहुत तगड़ा था और वो असर देखने को भी मिला बाद में। उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे कि उनके जुड़ने से क्या हुआ, लोगों को क्या महसूस हुआ। ठीक है, वीडियो भी लंबा हो रहा है, तो ये इसके बाद में हम फिर अगले उसमें जो नेतृत्व करता है, विद्रोह के केंद्र हैं, इन सब के बारे में जानकारी लेंगे कि विद्रोह के कौन कौन से केंद्र थे। ये तो आपको पता चली गया कि मंगल पांडे की बंगाल से ये घटना हुई, लेकिन जो वास्तविक शुरुआत है वो मेरठ से ही मानी जाएगी, क्योंकि विद्रोह मेरठ से ही शुरू हुआ था, यूपी से। तो एक केंद्र हो गया मेरठ, दूसरा केंद्र हो गया दिल्ली। उसके बाद कहाँ कहाँ से विद्रोही उभर के आए और उन सब की क्या क्या परेशानियाँ थी, इनके बारे में हम अगले ऑडियो में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।